लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है? क्यों लाइब्रेरीज में ऑटोमेशन की ज़रूरत है? लाइब्रेरी ऑटोमेशंस के फीचर्स और एडवांटेजेस क्या हैं? कैसे लाइब्रेरीज में ऑटोमेशन की प्लानिंग की जाती है और कैसे ऑटोमेशन लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट होता है? किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके उन टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो आपके मॉडर्न लाइब्रेरीज़ के करियर के लिए आपको तैयार करते हैं। सोचो, एक टाइम था जब लाइब्रेरीज सिर्फ मैनुअल सिस्टम से चलती थी। हर काम, चाहे बुक रजिस्टर करना हो, कोई बुक इश्यू करना हो या फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हो, सब कुछ हाथों से रजिस्टर्स में किया जाता था। स्टाफ को दिन भर रिपीटेटिव काम करना पड़ता था, जैसे कैटलॉग बनाना, स्लिप्स लिखना, एंट्रीज मेंटेन करना। अब इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है और सिर्फ कुछ स्टाफ, तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रेशर होता है काम का। फिर आया एक नया युग, टेक्नोलॉजी का युग। एक दिन किसी ने सोचा कि हम ऐसे मशीन्स बना सकते हैं जो ये रूटीन का काम खुद ही कर ले, जिससे स्टाफ का टाइम बचे और वो यूज़र्स को और बेटर सर्विसेज दे सकें। और इसी सोच ने जन्म दिया ऑटोमेशन को। ऑटोमेशन का मतलब होता है एक सिस्टम को सेल्फ एक्टिव बनाना, यानी कि बिना बार बार ह्यूमन हेल्प के काम करना। जब हम ये कॉन्सेप्ट लाइब्रेरीज में अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो क्या पहले कोई मशीन यूज़ नहीं होती थी? पहले ऑटोमेशन के लिए टाइपराइटर्स, फाइलिंग मशीन्स या मैकेनिकल टूल्स का यूज़ होता था, लेकिन उनमें एक दिक्कत थी। हर मशीन को चलाने के लिए ह्यूमन सुपरविजन ज़रूरी थी। लेकिन जब कंप्यूटर्स आए तो गेम चेंज हो गया। कंप्यूटर्स ना सिर्फ फास्ट थे बल्कि प्रोग्रामेबल भी थे, यानी कि हम उनको इंस्ट्रक्शंस देकर कॉम्प्लेक्स काम करवा सकते हैं, वो भी बिना और हर बार उनमें मैन्युअली इंटरफेयर किए। अब हम मैग्नेटिक टेप्स, सीडीज़, डीवीडीज़, ऑप्टिकल डिस्क जैसे टूल्स के साथ कंप्यूटर का यूज़ करके लाइब्रेरी के काम को ऑटोमेट करते हैं, सॉफ्टवेयर्स के साथ में। तो सवाल आता है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ हाउसकीपिंग टास्क जैसे कि एक्विजिशन यानी कि खरीदना, कैटलॉगिंग यानी कि रिकॉर्ड बनाना, सर्कुलेशन यानी इशू रिटर्न्स और पीरियोडिकल मैनेजमेंट यानी कि जर्नल्स, मैगजीन्स, इन सब का रिकॉर्ड यहाँ तक सीमित नहीं है। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। बुक का डेटा एक क्लिक पर अवेलेबल हो जाता है, ऑटोमेशन है। यूज़र्स ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि उन्हें जो बुक चाहिए वो अवेलेबल है भी या नहीं, ऑटोमेशन है। लाइब्रेरी स्टाफ रेपिटेटिव टास्क से फ्री हो जाता है और अपनी एनर्जी बेटर सर्विसेज और मैनेजमेंट में लगा सकता है। जो इन्फॉर्मेशन यूज़र को चाहिए उसी वक्त, उसी फॉर्म में और उसी जगह मिल जाती हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक रिसर्चर हो या एक जनरल रीडर ही क्यों ना हो। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का रोल मतलब थोड़ा सा आज के टाइम में लाइब्रेरी ऑटोमेशन कुछ इस तरह से हेल्प करता है। सारे हाउसकीपिंग ऑपरेशंस को कंप्यूटराइजेशन कर देता है। कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करता है। न्यू सर्विसेज लॉन्च करना ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ही पार्ट है। एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइब्रेरी के फंक्शंस को एक सिस्टम में इंटीग्रेट करना भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ही काम है। वर्कलोड के प्रेशर को मैनेज करना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक स्मार्ट यूज़ करना, वो भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ही पार्ट है। अब एक लाइन में अगर मैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन को डिफाइन करूँ तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे करना हो तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन वो मैजिक है जिससे लाइब्रेरी सिर्फ एक रूम फुल ऑफ बुक्स नहीं बल्कि एक स्मार्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बन जाती है, जहाँ नॉलेज सही टाइम पर, सही फॉर्म में और सही इंसान तक पहुँचती है। तो अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन को समझने के बाद अब उसकी नीड्स की बात करते हैं। सोचो, एक लाइब्रेरी है जहाँ हजारों बुक्स हैं, रोज़ नए जर्नल्स आ रहे हैं, नए यूज़र्स आ रहे हैं, कुछ पुराने मेंबर्स किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं और ये सब कुछ सिर्फ एक मैनुअल रजिस्टर या इंडेक्स कार्ड के थ्रू मैनेज हो रहा है। अब सोचो कितना टाइम लगेगा अगर मुझे एक स्पेसिफिक बुक भी ढूंढनी है तो भी। और अगर एक यूज़र दूसरे सिटी की किसी लाइब्रेरी में वही बुक सर्च कर रहा है तो क्या उसको पता चलेगा कि ये जो बुक है वो यहाँ इस वाली लाइब्रेरी में अवेलेबल है? बस यही चैलेंज सॉल्व करता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। आजकल लाइब्रेरीज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं,
ये नॉलेज सेंटर्स बन चुकी हैं जहाँ डेटा की भरमार है, बुक्स की फॉर्म में, ई बुक्स की फॉर्म्स में, रिसर्च पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हैं और भी बहुत कुछ है। और इन सबको मैनेज करना, एक्सेस देना और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढकर यूज़र तक पहुंचाना, ये सब काम मैनुअली करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, कभी कभी तो ये इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो दोनों सिस्टम का थोड़ा कंपैरिजन बताती हूँ मैं आपको, मैनुअल सिस्टम का और ऑटोमेटेड सिस्टम का। मैनुअल सिस्टम में हर काम एफर्ट से होता है, थोड़ा स्लो, रेपिटेटिव और लिमिटेड। लेकिन जब हम ये सारा काम ऑटोमेशन का यूज़ करके करते हैं, तो यानी कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम सिस्टम को चलाते हैं, तो हमारा जो काम है वो फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, रिपीट होने पर भी बोर नहीं करता और सबसे ज़रूरी बात, हमारा टाइम बचाता है। टाइम इज़ मनी। फोर्थ लो, एक ऑटोमेटेड सिस्टम किसी भी लाइब्रेरी के कलेक्शन को इंस्टेंटली सर्च कर सकता है, वो भी अलग अलग एंगल से, ऑथर से, टाइटल से, सब्जेक्ट से, ईयर से, जो ट्रेडिशनल सिस्टम में फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। तो ज़रूरत तो है बिल्कुल। आज के टाइम में जब कंप्यूटर्स हर जगह अपना रोल निभा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में, बैंक में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, तो लाइब्रेरीज कैसे पीछे रह सकती हैं। लाइब्रेरी का पूरा स्ट्रक्चर यानी काम करने का तरीका सब कुछ बदल गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जो स्किल्स आपको ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में काम करने के लिए चाहिए होती हैं वो अब सफिशिएंट नहीं है। हमें नए स्किल्स चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, डिजिटल टूल्स का यूज़ आना चाहिए, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग आनी चाहिए और भी ऐसे कुछ स्किल्स हमको आनी चाहिए। और उन्हीं स्किल्स के लिए तैयार करता है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी, यानी कि ये यूट्यूब चैनल आपको। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है। बैक टू टॉपिक। अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी जो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आपसे इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर दिन नए डॉक्यूमेंट्स और डेटा आ रहा है, यानी कि जनरेट हो रहा है, बिना कंप्यूटर्स के उसको मैनेज करना मुश्किल है, तो ऑटोमेशन यहाँ ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, रिसोर्स शेयरिंग। अगर एक लाइब्रेरी के पास कोई रेयर बुक है तो दूसरी लाइब्रेरीज़ के यूज़र्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा सिस्टम ऑटोमेटेड होगा। अगेन दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन। आजकल कोई भी डेटा, मतलब बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जो डिजिटल फॉर्मेट में ही होते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर होना ज़रूरी है। फोर्थ रीज़न, रीयूजेबिलिटी। एक ही रिकॉर्ड को मल्टीपल बार मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे एक एक्विजिशन रिकॉर्ड, कैटलॉगिंग या स्टैटिस्टिक्स के काम आ सकता है। नंबर 5, टाइम सेविंग। डेटा प्रोसेस करना और डेटा और इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत जल्दी हो जाता है, इससे यूज़र और स्टाफ दोनों का ही टाइम भी बचता है। सिक्स्थ रीज़न, रेपिटेटिव वर्क से छुटकारा मिल जाता है। स्टाफ को बार बार एक ही काम नहीं करना पड़ता, वो अपनी एनर्जी और टाइम दोनों ही बेटर सर्विसेज देने में लगा सकते हैं। एंड फोर्थ लो हमारा कहता है सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, तो हमें उसको भी फोकस तो जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है वो हमारा बहुत ज़्यादा उस पर फोकस भी। तो अब इतना कुछ समझने के बाद क्वेश्चन आता है कि आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि कौन कौन से काम हम ऑटोमेशन से कर सकते हैं, थोड़ा सा तो हम उसको समझते हैं। ऑटोमेशन सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है, इससे हम कई इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी की फंक्शंस को मैकेनाइज कर सकते हैं, जैसे एक्विजिशन, बुक्स का ऑर्डर और रिकॉर्ड। दूसरा, सर्कुलेशन, इशू रिटर्न वाला प्रोसेस। सीरियल कंट्रोल, जर्नल्स के मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, जो यूज़र चाहता है वो ढूंढना और उसको टाइम पर प्रोवाइड करना। कैटलॉगिंग जैसा काम, यानी बुक्स की डिटेल रिकॉर्ड करना। इंडेक्सिंग, सर्च ईजी बनाना। ये सब कुछ आज के ज़माने के जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके थ्रू ईजिली किए जा सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर जैसे सोल, कोहा, लिप्सिस, इनमें वो टूल्स हैं, इसी पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं ताकि हम वो काम कर सकें। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो आज लाइब्रेरीज़ हैं वो सिर्फ किताबों का घर नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट डिजिटल सिस्टम बन चुकी हैं और उन्हें स्मार्ट बनाने का रास्ता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी कि फास्ट सर्विस देना, स्मार्ट मैनेजमेंट करना और यूज़र को सेटिस्फाई करना। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, उसकी नीड क्यों पड़ी, अब ये सब समझने के बाद हम इतना तो समझ गए कि फ़ायदे तो बहुत हैं, थोड़ा और समझते हैं फ़ायदे और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगर मुझे किसी को बताना है, समझाना पड़े तो सोचो आप एक लाइब्रेरियन हो, रोज़ हज़ारों काम,
बुक्स का इशू रिटर्न हो गया, नई जर्नल्स का रिकॉर्ड हो गया, यूजर्स की क्वेरीज हो गई और उसके साथ साथ बजट की टेंशन भी। अब सोचो अगर कोई ऐसी मैजिक मशीन हो जो आपके बोरिंग और रेपिटेटिव काम खुद ही कर ले, तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा ना। बस वही काम करता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का आपका बस हेल्पिंग हैंड है वो, इतना समझ लो आप। फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदे हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ कंप्यूटर लगाना नहीं है, पहली बात तो ये समझो। ये एक स्मार्ट वर्किंग सिस्टम क्रिएट करता है जो लाइब्रेरी के हर एक कोने में प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। जैसे नंबर 1, ज़्यादा काम कम टाइम में कर देता है, यानी ऑटोमेशन से एक ही स्टाफ ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है, रिकॉर्ड्स बना सकता है, रिपोर्ट्स निकालना या फिर किसी यूज़र के हिस्ट्री ट्रैक करना, सब कुछ जल्दी और एक्यूरेटली हो जाता है। सेकेंड थी, लाइब्रेरी की सर्विसेज को 4 दीवारियों के बाहर भी प्रोवाइड करता है। अब यूज़र को लाइब्रेरी आकर ही बुक्स देखनी नहीं पड़ती, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑनलाइन कैटलॉग, डिजिटल एक्सेस सब कुछ घर बैठे आपको पॉसिबल करा देता है, तो आप घर से ही सर्च कर सकते हैं कि ये बुक है या नहीं है। नंबर 3, नेटवर्किंग एंड रिसोर्स शेयरिंग। ऑटोमेटेड सिस्टम्स दूसरी लाइब्रेरी से जुड़ने में मदद करते हैं। सोचो एक छोटी लाइब्रेरी भी किसी बड़े से नॉलेज नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है ऑटोमेशन से। 4th, पैसे की बचत। जब मैनुअल काम कम होता है तो स्टेशनरी, प्रिंटिंग, स्टाफ टाइम सब बचता है, तो वो लॉन्ग टर्म में बजट का बेटर यूज़ होता है। 5th, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन। क्या कभी आपने सोचा है कि कितनी सारी बुक्स सेल्स में पड़ी रह जाती हैं? क्यों? क्योंकि उनका रिकॉर्ड्स ठीक से अपडेट नहीं होता। लेकिन ऑटोमेशन से सब कुछ सर्चेबल बन जाता है, हर बुक को उसका यूज़ बढ़ जाता है, तो एवरी बुक इट्स रीडर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव हासिल क्या करना है हमें इससे? चलो अब समझते हैं कि ऑटोमेशन का मेन मकसद है क्या। सिर्फ मशीन लगाना नहीं होता इसका मतलब, बल्कि लाइब्रेरी को मॉडर्न, एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली बनाना होता है। तेज़ी से काम का निपटारा करना, यानी मैनुअल सिस्टम में एक काम को घंटों लगते हैं, ऑटोमेशन वही काम मिनटों में कर देता है। दूसरा, टाइम बचाकर एक क्वालिटी सर्विसेज दे सकते हैं। जब रूटीन काम जल्दी हो जाएंगे तो स्टाफ जो है यूज़र्स को बेटर गाइड कर सकता है, जिससे इंफॉर्मेशन सर्विसेज का लेवल थोड़ा और ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर वो करना चाहें तो कलेक्शन, डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन के लिए लाइब्रेरीज आपस में कोऑर्डिनेट करके कलेक्शंस को इनरिच कर सकती हैं। ऑटोमेशन इससे ईजी बनाता है। नंबर 4, मैनेजमेंट को सिंपल और स्मार्ट बनाता है। अब सब कुछ सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है, यानी रिपोर्ट्स, रिमाइंडर्स, ड्यू डेट्स, फाइन कलेक्शन, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, तो हुआ ना स्मार्ट वे। नंबर 5, स्टाफ का बेटर यूटिलाइजेशन। जब बोरिंग और रेपिटेटिव काम कंप्यूटर्स करेंगे तो स्टाफ का दिमाग प्लानिंग और यूज़र मैनेजमेंट में लगता है, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। नई सर्विसेज का विकास, ऑनलाइन ओपेक, डिजिटल आर्काइव्स, ई जर्नल एक्सेस जैसे नए फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। सिस्टम का स्मार्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। लाइब्रेरी के कंप्यूटर सिस्टम का प्रॉपर यूज़ और मेंटेनेंस भी ऑटोमेशन का पार्ट ही होता है। नेटवर्किंग और रिसोर्स शेयरिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगेन लाइब्रेरी को बिगर इकोसिस्टम से जोड़ना बहुत आसान हो जाता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन से। बजट का कंट्रोल, रिपोर्ट्स और एनालिसिस से लाइब्रेरी खुद अपना बजट थोड़ा मैनेज कर सकती है, जैसे कि सेक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, क्या कट किया जा सकता है, या सब कुछ क्लियर हो जाता है उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करता है। जब स्टाफ नए सिस्टम्स के साथ काम करता है तो उनकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं, जो कि उनके करियर के लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि वो उनको अपडेट रखते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा अभी तक, मतलब थोड़ा रिवाइज करें तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक टूल ही नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक ऐसा चेंज है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि थिंकिंग का भी है। जब लाइब्रेरीज ऑटोमेशन को अपनाती हैं तो वो सिर्फ डिजिटल में नहीं होती, वो डायनामिक बन जाती हैं। डायनामिक। तो अब बात करते हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की। सोच समझ कर कदम उठाओ। अब आप सोचो कि आप एक नए ज़माने की लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। पर बिना प्लानिंग के अगर ऑटोमेशन स्टार्ट कर भी दिया तो क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है, चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ऑटोमेशन में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। सोचकर, समझकर और फिर शुरू करो। प्लानिंग एक्चुअली किसी भी सक्सेसफुल काम की बैकबोन होती है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के केस में भी प्लानिंग का मतलब है कि अपने गोल्स डिसाइड करो,
जैसे कि लाइब्रेरी किस काम के लिए ऑटोमेशन चाहती है, कैटलॉगिंग के लिए, सर्कुलेशन के लिए, डिजिटल एक्सेस के लिए, या फिर इन सब के लिए। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी आप सोच के रखो कि कौन सा सिस्टम या कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ मतलब करना है या कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम का एनालाइज करो। ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल्स या फाइनेंशियल हेल्प लाइब्रेरी के पास कितनी है, क्योंकि कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना जरूरी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपको मेंटेनेंस और फ्यूचर अपग्रेड का खर्चा भी मतलब आपको समझना होगा, इसलिए पैसा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्लानिंग के दौरान कुछ ज़रूरी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। वो है पहली बात कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं होती। हर साल टेक्नोलॉजी मेंटेन करने के लिए भी कुछ बजट अलग रखना पड़ता है। दूसरा, सिस्टम चेंज कॉस्टली भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, इसीलिए शुरू से ही सही सिस्टम का सिलेक्शन आपको करना चाहिए। थोड़ा टाइम लगा सकते हैं सोचने में, पर सही सिलेक्ट करो। तीसरा, ट्रेंड स्टाफ का होना ज़रूरी है। अगर ट्रेन लोग नहीं हैं तो या तो उनको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी, या फिर टेम्प्रेरी स्टाफ को आपको हायर करना पड़ेगा जिनको के पास वो स्किल है। फोर्थ, ओल्ड और न्यू सिस्टम को पैरेलल चलाएं। जब तक ऑटोमेशन सिस्टम फुल्ली टेस्ट नहीं हो जाता तब तक पुराना जो मैनुअल सिस्टम भी है आपका उसको दोनों को साथ चलाएं। ये आपका डबल सेफ्टी देता है। तो प्लानिंग के दौरान आपको ये बातें याद रखनी है। अब प्लानिंग के बाद आता है एक्शन का टाइम, यानी कि अब जब प्लानिंग हो गई है तो अब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि ऑटोमेशन को एक्चुअली ग्राउंड पे उतारना। अब ये कुछ मैं आपको बेसिक स्टेप्स होते हैं इसमें जो मैं समझाना चाहूँगी। पहला है ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी कि सबसे पहले आप डिसाइड करो कि क्या लाइब्रेरी ऑनलाइन सिस्टम से चलेगी या ऑफलाइन सिस्टम से। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बेटर भी होता है, लेकिन आप जो भी आपका हिसाब है उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पैकेज चूज़ करना है आपको। फिर सेकंड है आपका फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का एनालाइज करना। क्या पैसे, फिजिकल स्पेस दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। स्टाफ की ट्रेनिंग, अगेन अनट्रेन स्टाफ है तो उनको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी, और ट्रेन स्टाफ है तो उनकी स्किल इन्हांस करने के लिए उनको थोड़ा सा आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराने पड़ेंगे। हार्डवेयर सिलेक्शन, हार्डवेयर थोड़ा रिलायबल, फ्लेक्सिबल और फ्यूचर फ्रेंडली होना ज़रूरी है। कंपनी का पहले पास्ट परफॉर्मेंस चेक करो और उसके बाद डिसाइड करो। ऐसे ही हमारा सॉफ्टवेयर सिलेक्शंस होता है। सॉफ्टवेयर ऐसा चूज़ करो जो लाइब्रेरी की ज़रूरत के हिसाब से सिंपल भी हो लेकिन इफ़ेक्टिव भी हो। आप उसका लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने में। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टास्क भी थोड़े से चेक करने पड़ेंगे, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। इंटरलिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज़, हर काम किसी ना किसी दूसरे काम से लिंक्ड होता है, तो एक एक्टिविटी आप जब प्लान करते हैं तो उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट को आप कवर क्या करने वाले हो, क्या सिर्फ बुक्स इंक्लूड होंगी या ऑडियो विजुअल्स, पीरियोडिकल्स, मैप्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी जो भी आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो सब होगा। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब इस पर डिसाइड करना पड़ेगा आपका रिकॉर्ड का टाइप कैसा रहेगा। आपका जो रिकॉर्ड है मतलब कि यूज़र रिकॉर्ड, बुक रिकॉर्ड, यूसेज, स्टैटिस्टिक, किस काम के लिए या फिर सब काम के लिए आपको ऑटोमेट कराना है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, यानी नेशनल्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि मार्क, CCF, ISO, इन स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना होगा। ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपकी जो सर्विसेज होंगी फ्री होंगी या पेड होंगी। ऑटोमेशन के बाद जो सर्विसेज आप यूज़र्स को देंगे क्या वो फ्री देंगे या चार्जेबल होंगी। अगर चार्जेबल हैं भी तो उनको क्लियरली मेंशन करो ताकि बाद में यूज़र की तरफ से और आपको भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एंड द लास्ट वन, इवोल्यूशन और रिव्यू सिस्टम। सिस्टम चलाने के बाद उसका टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होना चाहिए। क्या काम सही से चल रहा है, कुछ इम्प्रूव तो नहीं करना है, मतलब इस तरह की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रिवाइज करने रहें। अब यहाँ से हमने अभी तक क्या सीखा? लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक बटन दबाकर होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक सीरियस प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है जिसमें विजन भी है, बजट भी है और ट्रेंड स्टाफ भी है। जब प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्मूथली हो जाती है और तभी एक लाइब्रेरी ट्रूली मॉडर्न और एफिशिएंट बन पाती है। तो आज की इस क्लास में आपने लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, इसके नीड्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग्स क्या हैं और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो समझा। उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा और मेरा आपको सजेशन है कि इसको 2 से 3 बार फिर से देखें और समझें ताकि आपका जो बेस है इस एरिया में, आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग बनती चली जाए। बिकॉज आज के टाइम पे ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो सॉरी टू से बट आप लाइब्रेरी हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल आएंगे आपको।
तो अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन की ये जो सीरीज़ हमने आज से शुरू की है, अगर आपको अच्छी लगे तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है कि वो आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं है, कितनी वैल्यूबल है, आप अगर चाहें तो इस नॉलेज को मैं थोड़ा और एडवांस में भी बता सकती हूँ, बिकॉज़ ये हमने शुरू किया है कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलें। तो जैसे भी आपका सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका सजेशन बहुत मैटर करता है, बिकॉज़ उसी से मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पर आपको कितने लेवल तक की नॉलेज देनी है। तो आई होप इट वर्क्स एंड थैंक यू। धन्यवाद।